आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना। चलिए इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन का एक्चुअली मेन पर्पज ये है, जैसे डिफरेंशियल आप लोगों ने पढ़ा था, तो डिफरेंशियल में हमने क्या बताया था, डिफरेंशियल को बनाया गया था इसलिए कि अगर कोई कर्व है तो उस पर टेंजेंट का स्लोप निकाला जाए। ठीक है। इंटीग्रेशन को भी बनाने का मेन पर्पज ये है कि जैसे आपसे कहा जाए ट्रायंगल की एरिया निकालिए, सर्कल की एरिया निकालिए, क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालिए, इन सब की एरिया जो डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप है ना, इनकी एरिया तो आप इजी वे में निकाल लोगे। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसा है जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक ग्राफ है, इसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, ना ये सर्कल है ना ये इलिप्स है, पता ना क्या है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच की एरिया निकालो, या ये ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच की एरिया निकालो, तो ऐसी सिचुएशन में जो एरिया निकालनी है उसके लिए हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। यानी इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज अ मेथड टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड एक्स एक्सिस, अ कर्व एंड वाई एक्सिस। कर्व और एक्स एक्सिस और कर्व और वाई एक्सिस के बीच की जो एरिया है ना, उसको निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज करते हो। ठीक है। अब कैसे करते हो इसको समझिए। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक कर्व है। ठीक है। आपको क्या करना है, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच की एरिया निकाल ली। तो आप क्या करो, इसमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप एज्यूम करो। एलिमेंट्री माने बहुत स्मॉल विथ की स्ट्रिप है, लेकिन चूंकि आपको डायग्रामेटिकली समझाना है तो इसको हम थिक ले रहे हैं। ये है बहुत क्लोज, लेकिन आपको समझाना है इसलिए हमने इसे थोड़ा सा मोटा सा बनाया है जिससे आप समझ सको। ये हमने एज्यूम किया, ये है पॉइंट पी, इस कर्व पे ये पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ये पॉइंट है क्यू जिसका कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किया ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है। पी क्यू ये आप ले लो बी, और ये ले लो ए। अब अगर आप चाह रहे हो कि इस स्ट्रिप की एरिया निकालें तो आप कैसे करोगे? देखो, पहले तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका मतलब यहां से यहां तक एक्स हो जाएगा और ये पोर्शन वाई होगा। ओ ए एक्स होगा और ए पी क्या होगा? वाई होगा। क्यू का कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, इसका मतलब कि ओ बी आपका कितना होगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। और बी क्यू कितना होगा? बी क्यू होगा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो आप निकालना चाह रहे हो एरिया ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी। इसकी एरिया निकालने के लिए इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दो। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो पी एम, पी एम। आपने स्ट्रिप ए बी क्यू पी को या ए पी क्यू बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसमें? ए पी एम बी एंड पी क्यू एम। ठीक है। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा एरिया ए पी एम बी, ए पी एम बी प्लस एरिया पी क्यू एम, पी क्यू एम। ये जो ए पी एम बी है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, और जो ये पी क्यू एम है ये ट्रायंगुलर शेप का है। अब आप सोचोगे ये पी से क्यू की जो लाइन है वो तो आर्क है, लेकिन हम इसे ट्रायंगल कह रहे हैं। एक्चुअली जब भी कोई आर्क है और उस पे दो पॉइंट बिल्कुल क्लोज में लिया जाता है तो वो लाइन लगभग स्ट्रेट होती है, तो आप इसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हो। चूंकि एक छोटी सी स्ट्रिप है, पतली स्ट्रिप है ए बी क्यू पी या ए पी क्यू बी, तो इसकी एरिया को हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे? डेल्टा ए से। अब है ए पी एम बी, ए पी एम बी, ये रेक्टेंगल हो गया ना। रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इज ए पी मीन्स वाई, एंड ब्रेथ इज ए बी मीन्स ए बी कितना होगा?
कितना होगा, x प्लस डेल्टा x माइनस x, इतना ही होगा ना देव। ए बी कितना होगा सर डेल्टा एक्स माइनस एक्स। यहां से यहां यस सर, एक्स होगा, प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। हाँ x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो ये हो जाएगा डेल्टा x, ये हो जाएगा डेल्टा x। तो एरिया हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू, इसकी एरिया जब लोगे ए पी एम बी, तो ये हो जाएगा यहां से ए से पी तक y इंटू, ये डिस्टेंस हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम की एरिया आप निकालना चाह रहे हो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ बेस, बेस मीन्स पीएम, पीएम मीन्स डेल्टा एक्स, एंड परपेंडिकुलर क्यू एम, ये देखिए ये वाई है, ए टू पी वाई है, और जब ए टू पी वाई है तो बी टू एम भी वाई होगा, होगा ना, डेल्टा वाई हो जाएगा, एम क्यू जो है डेल्टा वाई हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बाई टू, दिस इज क्वेश्चन 1। ये इस नैरो जो स्ट्रिप है, जो देखने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा विड्थ की है, वो है नहीं इतनी, इसकी एरिया हो जाएगी वाई डेल्टा एक्स प्लस हाफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे एज P is very close to Q, ये जो P है ना, ये Q के बहुत ही क्लोज है, और जब P Q के बहुत ही क्लोज होगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि डेल्टा एक्स जो होगा वो जीरो की ओर बढ़ेगा, डेल्टा एक्स किधर की ओर बढ़ेगा, जीरो की ओर। P जितना Q के क्लोज आएगा ये गैप छोटा होगा, ये गैप छोटा होगा, तो जब P एकदम बिल्कुल Q के नजदीक होगा तो डेल्टा एक्स जो इनके बीच का गैप है वो जीरो की ओर बढ़ेगा, डेल्टा एक्स भी जीरो की ओर बढ़ेगा, एंड डेल्टा वाई ऑल्सो टेंस टू जीरो, एज P अप्रोचेज Q डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एंड डेल्टा वाई ऑल्सो टेंस टू जीरो, और होगा ही क्योंकि ये तो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, एलिमेंट्री स्ट्रिप मैंने बहुत पतली स्ट्रिप, बहुत पतली स्ट्रिप, ठीक है। अच्छा डेल्टा एक्स जीरो डेल्टा वाई जीरो, जब ये दोनों जीरो हैं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बहुत छोटा होगा, होगा ना, जब आप वन से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट और छोटा हो जाता है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई और छोटा हो गया, और उसको टू से डिवाइड कर दिया तो वो तो और भी छोटा हो गया, इज निग्लिजिबल, निग्लिजिबल। ये जो आपका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाई टू आया है ना, ये बन जाएगा एकदम जीरो के, इसे आप निग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत छोटे हैं तो आप इन्हें क्या कर दोगे, इन्हें निग्लेक्ट कर दोगे, जब इन्हें निग्लेक्ट कर दोगे तो अब ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू, अच्छा एक और चेंज आएगा, चेंज ये आएगा कि जब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो की ओर अप्रोच कर रहे हैं ना, तो आपका जो डेल्टा ए है ये कहलाने लगेगा डी ए, डी ए मीन्स वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है, जो डेल्टा एक्स आपने लिखा है वो बन जाएगा डी एक्स, वो क्या बन जाएगा, डी एक्स। इस सिचुएशन में इक्वेशन 1 में क्या मॉडिफिकेशन होगा, डेल्टा ए को आप लिखोगे डी ए इक्वल टू वाई, तो एज इट इज रहेगा वाई, और जो ये डेल्टा एक्स है ये क्या बन जाएगा, टी एक्स, ठीक है। यानी आपकी इस स्ट्रिप की एरिया हो गई डी ए इक्वल टू वाई डी एक्स, डी ए इक्वल टू वाई डी एक्स। अब ये बस इस स्ट्रिप की एरिया है, अगर आप इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच एक ब्रॉड एरिया चाह रहे हो, यानी बहुत बड़े रीजन की एरिया चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, जहां से जहां तक चाह रहे हो वहां तक की जितनी पतली पतली स्ट्रिप्स हैं उन सभी की एरिया को क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे, तो इंटीग्रेशन, हाँ ये जो एरिया है ना वाई डी एक्स, इट इज द एरिया ऑफ स्ट्रिप ए बी क्यू पी। आप इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स मान सकते हो, और अगर उन सभी की एरिया को आप मिला दो तो क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। कैसे मिलाएंगे, इसी को कंबाइन करने का, इस टाइप की स्ट्रिप्स की एरिया को कंबाइन करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू कंबाइन द एरिया ऑफ ऑल दीज स्ट्रिप्स लाइंग बिटवीन दिस फंक्शन एंड एक्स एक्सिस, एंड इट इज डन लाइक दिस। कैसे इसे करेंगे,
इंटीग्रेशन डी ए, ये जो साइन है ना इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। हम ये साइन बना दिए, इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस ग्राफ में और एक्स एक्सिस के बीच में जितनी स्ट्रिप्स होंगी, ऐसे ऐसे जितनी स्ट्रिप्स होंगी उन सभी की एरिया को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन मीन्स कंबाइनिंग। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू इधर हो जाएगा वाई डी एक्स। ठीक है। यस सर। और जब आप डीए को इंटीग्रेट करते हो तो ये बन जाता है ए और इधर बन जाता है वाई डी एक्स। डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ए। डीए का इंटीग्रेशन ए, और इधर तो वाई डी एक्स एज पर फंक्शन जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा। बट ये डीए जो है इंटीग्रेट होकर टोटल एरिया को बताता है। टोटल एरिया को हम कैपिटल ए से लिखते हैं। ठीक है। हाँ, बना के ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद है, ये जो आपको एरिया मिली है ना, ये अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया है, माने इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो आप एरिया निकालोगे इस तरह से, तो वो एरिया का एक एक्सप्रेशन आएगा जिसका कोई लिमिट नहीं होगा कि आप यहां से यहां तक एरिया निकालना चाह रहे हो। ठीक है, वो एक एरिया में फंक्शन आएगा जिसमें आप एक्स की वैल्यू को रख के अलग अलग रीजन की एरिया निकाल सकते हो। तो इस टाइप से जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इसे कहते हो इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहते हो, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर रीजन की एरिया नहीं निकालते हो, आप ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच एरिया का एक जनरल एक्सप्रेशन निकालते हो। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन टू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। इट इज डन बाय इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। अब अगर मान लीजिए आप चाह रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर रीजन की एरिया निकालो, तो क्या करना होगा। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपको लिमिट्स नहीं। हाँ, लिमिट्स नहीं होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, हमें इस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच यहां से यहां तक की एरिया चाहिए, ठीक है, यानी हमें यहां ये चाहिए, यहां से लेके ये रीजन चाहिए बस। तो इसमें हम क्या करेंगे कि लिमिट डिसाइड कर देंगे। अच्छा, लिमिट डिसाइड करने के बारे में आप समझ लो, वैसे तो ये हम यूजेज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, बट यहां समझ लीजिए, अगर आप यहां से यहां की एरिया चाह रहे हो, आप ध्यान रखो आपको लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा। और लिमिट डिसाइड कैसे होती है, ये जो वाई डी एक्स लिखा है ना, इसमें जो dx है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो लिमिट डिसाइड होती है इसी के अकॉर्डिंग होती है। अगर ये dx में है तो लिमिट x के टर्म में होगी, और अगर यहाँ y dx की जगह x dy होता तो लिमिट y के टर्म में डिसाइड होती। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मान लेते दिस इज a एंड दिस इज b। तो आपको एरिया कैसे निकालनी होगी, एरिया ऐसे हो जाएगी, a इक्वल टू जो लोअर वैल्यू है वो यहाँ पे, जो हायर वैल्यू है ये यहाँ पे वाई डी एक्स। इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ये Yes. डेफ, हाँ Yes, ये sir. डेफ। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इट विल गिव अ स्पेसिफिक एरिया। ये एक पर्टिकुलर एरिया को बताएगा। ये जो है एरिया का कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा, ये आपको एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। और इससे जब आप करोगे तो आपको बस एरिया का एक फंक्शन मिलेगा, वो एरिया का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है जी। Yes. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन एज
एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ये ए बी कोई इंटरवल है, इसमें डिफरेंशिएबल है। लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए बी। एफ एक्स जो है ए बी में डिफरेंशिएबल है, तो हम इसका डिफरेंशियल पा सकते हैं। देन एफ डैश एक्स कैन बी फाइंड by differentiating fx। हम fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, fx का डिफरेंशियल, fx का डेरिवेटिव f डैश x, ठीक है। और ये f डैश x भी ए बी में ही होगा। यानी अगर कोई फंक्शन fx है जो एक पर्टिकुलर रीजन a टू b में डिफरेंशिएबल है, तो बाय डिफरेंशियल हम जो है fx से f डैश x ले सकते हैं। जब हम fx को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, f डैश x, हमें क्या मिलेगा, f डैश। ये f डैश x जो है कहलाता है इज डेरिवेटिव ऑफ fx। ये जो f डैश x है ना, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx। अब अगर हमें f डैश x पता हो, हमें ये पता हो कि f डैश x fx का डिफरेंशियल है या f डैश x किसी फंक्शन का डिफरेंशियल है, तो अब अगर आप f डैश x से fx पाना चाह रहे हो तो आपको डिफरेंशियल का अपोजिट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। Yes. आपने डिफरेंशिएट किया तो f डैश x मिला। अब आपको fx फाइंड करना है तो अपोजिट प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे आपको क्या मिलेगा, fx, और इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो f डैश x से क्या मिल जाएगा, fx। और यहाँ पे fx जो है इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड वैल्यू और एंटी डेरिवेटिव ऑफ f डैश x। जब आपने fx को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, f डैश x। और जब आप f डैश x को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल, तो आप f डैश x को जब इसके जस्ट अपोजिट प्रोसेस से करोगे तो आपको मिलेगा fx, और fx को हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। यस सर। जैसे आपने सुना होगा कि फिजिक्स, जो लोग फिजिक्स लिए हैं 11th में, उन्होंने किया होगा पोजीशन, x को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिला, स्पीड। Yes, sir. 11th में है, ये फिजिक्स में है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, कॉमर्स नहीं पढ़े होंगे। और इसको जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको फिर पोजीशन मिल जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो Yes. एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Velocity. वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन जो है ना, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। डिफरेंशियल से किसी भी फंक्शन के डिफरेंशियल से डेरिवेटिव मिलता है, और उसको अपोजिट प्रोसेस जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेट कर दो तो आपको एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेटेड वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। ऐसे तो हमने जनरल आपको समझा दिया, अब हम इसे एग्जाम्पल लेके करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया, d बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा, cos x। हाँ, तो
cos x is डेरिवेटिव ऑफ sin x। cos x जो होगा वो sin x का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। और इसका मतलब ये हुआ दैट इज जब cos x sin x का डेरिवेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ sin x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x। मैंने बताया ना, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करके ये मिल रहा है तो ये डेरिवेटिव है, निश्चित ही इसको इंटीग्रेट करोगे तो sin x मिलेगा, और sin x क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो देखिए ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको समझाने का बस मैं एक सिंबॉलिक तरीका है जिससे आप चीजों को समझ सको, जिससे आप समझ सको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का अपोजिट प्रोसेस है। ये बुक में कहीं लिख के नहीं मिलेगा, किसी ना आरडी में, ना एनसीईआरटी में, ना ही किसी बढ़िया बुक में। ये बस मैं ऐसे ही समझाता हूं बच्चों को कि आप इस चीज को समझ लो, इट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल। आप ऐसे करो sin x, तो d अपॉन dx दूसरी ओर जाएगा, d इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/d, हो जाएगा ना, d इधर जाएगा, और फिर लिख दीजिए sin x, और ये dx इधर आ गया। ये जो 1/d है, d मीन्स डिफरेंशियल एंड 1/d मीन्स उसका उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ, वेरी गुड, रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशियल। और हम बार बार कह रहे हैं कि डिफरेंशियल का उल्टा यानी इंटीग्रेशन। तो ये जो 1/d है यही बन जाता है इंटीग्रेशन sin x dx। कहने का मतलब ये dx सामने लिख गया, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो आप लिख सकते हो अच्छा ये हाँ बिल्कुल, ये cos x था और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx, बिल्कुल ठीक है, cos x dx। यानी आप कहोगे sin x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x। जो cos x था वो डेरिवेटिव था sin x का, और जब आपने एंटी डेरिवेटिव निकाला तो आपको क्या मिल गया, sin x मिल गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक और चीज देखिए, ये एक एग्जाम्पल लिया, एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपको मिला d/dx x³/3, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और x³ का क्या डिफरेंशियल होगा, 3x², 3 कैंसिल। इसका मतलब आपको मिल गया d/dx x³/3, दिस इज x², मीन्स x² इज डेरिवेटिव ऑफ x³/3। x² जो है x³/3 का क्या है, डेरिवेटिव है। और जब x² इसका डेरिवेटिव है मीन्स हम कह सकते हैं x³/3 इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ x², कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब हो जाएगा x³/3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। ये जो 1/d है वो इंटीग्रेशन बन जाएगा और dx साइड में लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx इज x³/3। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रेशन बाय एंटी डेरिवेटिव मेथड। ये जो आप पा रहे, ये जो इंटीग्रेशन निकाल रहे हो ना, इस तरीका को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, इसमें एक चीज है उसको समझ, ये ठीक है ना, हटा दूं। अच्छा यही मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए इसी में एक तीसरा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, d/dx, जो ये x³/3 है इसको मैं ले लूं x³/3 + 4। ठीक है, अब अगर आप इसे डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा d/dx x³/3 + d/dx 4। तो x³/3 का तो फिर डिफरेंशियल वही हो जाएगा x², और 4 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से देखिए कॉन्ट्रडिक्शन बन रहा है, एक थोड़ा सा मैथमेटिकली ये जो चीज है वो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ आप लिखोगे फाइनल आंसर d/dx x³/3 4। हाँ मैं ये बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से एक गड़बड़ ये हो रहा है कि जब आप x³/3 को डिफरेंशिएट कर रहे हो तब भी x² आ रहा है,
यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव x³ / 3 होगा। और जब आप x³ / 3 + 4 को डिफरेंशिएट कर रहे हो तब भी x² आ रहा है। यानी कि अगर इसको देखो, माने यहां से आपने जब इन दोनों चीजों को देखा तो आपने लिखा x³ / 3 = इंटीग्रेशन x² dx। अगर आप इसको देखो तो इसके अकॉर्डिंग लिखोगे x³ / 3 + 4 = इंटीग्रेशन x² dx। यानी x² dx की वैल्यू x³ / 3 भी आ रही है और x² dx की वैल्यू x³ / 3 + 4 भी आ रहा है। तो ये तो गड़बड़ है ना, एक ही फंक्शन के दो इंटीग्रेटेड वैल्यू कैसे आ सकती है? यानी कुछ कमी है जो हम छोड़ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, आप जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो तो आपको उसमें एक कांस्टेंट ऐड करना होता है, लेकिन वो तब करते हो जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रल करते हो। क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में तो आपको, जैसे यहाँ पे ये एक फंक्शन मिला है ना, डेफिनेट इंटीग्रल में आपको फंक्शन नहीं मिलता है, आपको एक वैल्यू मिलती है 6, 10, π/2 समथिंग ऐसे। तो उसमें कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हो तो आपको एक कांस्टेंट लगाने की जरूरत है। जैसे आपको यहीं पे आपने जैसे x³ / 3 + 4 किया है, इसका डिफरेंशियल भी x² होगा। यहाँ 5 होगा तब भी डिफरेंशियल x² होगा। यानी कि जब भी आप ऐसे x² dx करोगे तो आप x³ / 3 या x³ / 3 प्लस यहाँ पे 4 है ना, या x³ / 3 प्लस कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है यहाँ एक कांस्टेंट ऐड कर दो, और कांस्टेंट एज पर सिचुएशन अपनी वैल्यू लेते रहेगा। जैसे यहाँ पे C0 हो जाएगा, यहाँ पे C4 हो जाएगा। जैसी सिचुएशन वहां पे आप C उस अकॉर्डिंग, जो सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग C की वैल्यू ले लोगे। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। ये जो C आप इनडेफिनिट इंटीग्रल में जोड़ते हो लास्ट में, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और याद रखिए किसी भी इनडेफिनिट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट आपको जरूर जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रल करोगे तो आपको एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इंटीग्रेशन का। जैसे आप डिफरेंशियल में बहुत सारे फार्मूले पढ़े थे, इंटीग्रेशन में भी अब मैं फार्मूले लिखवा रहा हूं, एक एक आप लोग लिखते चलिए। d/dx x⁻n+1 अपॉन n+1। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करना चाहें तो क्या होगा? ये हो जाएगा n+1 x⁻n+1 ठीक है, nxn-1 होता है ना डिफरेंशियल में, और डिनोमिनेटर में n+1 है। तो n+1 और ये n+1 कट जाएगा, ये 1 1 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया x⁻n। यानी इसका डेरिवेटिव ये है ना। इसको जब आपने डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, और जब इसके डिफरेंशियल से ये मिला है, इसका मतलब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा। तो यहीं से ये पहला फार्मूला मिला, इंटीग्रेशन x⁻n dx = x⁻n+1 अपॉन n+1। ठीक है कि कुछ कमी है अभी? सर कांस्टेंट ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल ऐड करेंगे, यही मैं पूछना चाह रहा था। आप जब इसको इंटीग्रेट किए, ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो आपको C ऐड करना पड़ेगा, भले यहां नहीं था। हाँ ये है कि एक इस सिचुएशन, जैसे ये सिचुएशन है, इसमें C की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट आप इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड जरूर करोगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जहां लिमिट नहीं है वहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे इस फार्मूला डिफरेंशियल तो मैंने इसलिए बताया, फार्मूला आपका मेन ये है, ये तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। अच्छा, इसमें n = 0 अगर आप पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x⁻0 dx = x⁻0 + 1 अपॉन 0 + 1 + c।
x का पावर जीरो, किसी भी नॉन जीरो की पावर अगर जीरो है, x नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो x जीरो, x की पावर जीरो है तो ये हो जाएगा वन, वन यानी कि dx, वन लिखने की जरूरत नहीं है, dx। तो dx कितना आ गया, x की पावर जीरो प्लस वन यानी x बाई वन प्लस सी। यानी याद रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी आपको केवल ऐसे लिखा हो dx तो उसकी वैल्यू x लिख देनी है, कहीं आपको dt उसकी वैल्यू t लिख देनी है, कहीं आपको dy उसकी वैल्यू y लिख देनी है। जैसे अभी मैं इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बता रहा था तो वहां लिखा था dA, उसको मैंने क्या लिख दिया था, a, वो इसी फार्मूले से लिखा था। तो यानी प्लस सी भी होगा ना? हाँ, सी तो लगाना पड़ेगा, सी जरूर लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सी, मैं एक स्पेसिफिक बस इसके इंटीग्रेशन को बता रहा हूँ, जो कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो लगाना ही पड़ेगा। बट कि वहां पे डीए मैंने लिखा था, आप दो साइड जब इंटीग्रेट करते हो ना, जैसे मान लीजिए आपको कहीं दिया है y dy इक्वल टू वाई, तो जब दो साइड एक साथ इंटीग्रेशन होता है तो आपको जरूरी नहीं है दोनों और आप कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ, एक साइड लगाओगे तब भी वो मान लिया जाएगा कि दोनों के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे इनको लिख सकते हो। अब इसके बाद ये पहला फार्मूला था। अब दूसरा फार्मूला है साइन एक्स। जब आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सो साइन एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, मीन्स कॉस एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। यह दूसरा फार्मूला हुआ। ठीक है, फिर इसी तरह है आपका तीसरा, d अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर आप माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा नितिन, सर साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है, और जब माइनस लगा दिए हैं तो डिफरेंशियल आएगा साइन एक्स। यानी साइन एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स, इट मींस माइनस कॉस एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो ये थर्ड फार्मूला बना, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये थर्ड हो गया। फोर्थ में साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। एक्चुअली फार्मूला आपका इधर आ रहा है जो इंटीग्रेशन वाला है, ये बस मैं समझा रहा हूं। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो जब आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद है माइनस कॉट एक्स, डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, डिफरेंशियल कितना होता है देव, सर माइनस कॉट एक्स का ना? हाँ सर cos x और cot x, सर हाँ सर कॉसेक एक्स, cos कॉसेक स्क्वायर कॉसेक, हाँ x कॉस cot x। स्क्वायर और कॉस एक्स। माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। सर इसमें वो नहीं होता क्या टेन के जैसे, मतलब नहीं, जो जैसे सेक टेन एक्स टेन एक्स, एक्स होता है ना, जैसे नहीं सेक वो स्क्वायर अभी एक्स। बताएंगे टेन एक्स अच्छा का ये तो सेक कॉस एक्स, स्क्वायर एक्स, ठीक है ठीक है। बिल्कुल। तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशियल कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका मतलब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशियल हुआ कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा कॉट हो गया। अब इसके बाद सेक है, सिक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंस, सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स टेन टेन एक्स। एक्स। टेन एक्स। बिल्कुल ठीक है, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे सेक एक्स टेन एक्स को, तो आपको मिलेगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, यस।
अब इसके बाद है डी अपॉन डी एक्स, सेवेंथ फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स। माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स। यानी इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स का, तो आपको मिलेगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद कोसेक एक्स हो गया। अब आया साइन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। अच्छा, ये देखिए, ये जो साइन इनवर्स x का आपने डिफरेंशियल किया है, एक्चुअली ये माइनस कॉस इनवर्स x का भी डिफरेंशियल इतना ही होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का भी इतना ही डिफरेंशियल होता है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशियल इतना ही होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी कुछ लोग लिख सकते हैं, और कुछ लोग चाहें तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद है 9, साइन कॉस हो गया tan, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का जितना डिफरेंशियल होता है ना, उतना ही डिफरेंशियल माइनस कॉट इनवर्स एक्स का भी होता है। और वो होता कितना है? वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी tan इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव यही है और माइनस कॉट इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव यही है। तो आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे, एंटी डेरिवेटिव निकालना चाहोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आप चाहो तो लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस सी, चाहो तो लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस सी, या आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस कॉट इनवर्स x, माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। दोनों, ये दोनों चीजें एंटी डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसके बाद sec इनवर्स x 10th, d अपॉन डी एक्स sec इनवर्स x हो या d अपॉन डी एक्स माइनस कोसेक इनवर्स x हो, इन दोनों का डिफरेंशियल होता है, कितना होता है? कौन बताएगा? sec इनवर्स x और माइनस कोसेक इनवर्स x डिफरेंशियल क्या होगा? सर मैं बताऊं? बताओ। सर 1/mod(x) हाँ, इंटू √x² - 1। बिल्कुल ठीक है, मॉड एक्स √x²-1, ये इसका इंटीग्रेशन होता है इन दोनों का। तो यानी कि जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, इसका मतलब ये हुआ, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो इसका एंटी डेरिवेटिव यही हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x²-1 dx इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो sec इनवर्स x प्लस सी, या आप इसे लिख सकते हो माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, इसके बाद है 11th, d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स। ई का डिफरेंशियल कितना होता है? ई का डिफरेंशियल ई का पावर एक्स ही होता है। यानी कि ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स, और ई का पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव ई का पावर एक्स। यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस सी। 12th, d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, जहाँ पे x पॉजिटिव नंबर होती है, log x बेस ई। हाँ, इसका डिफरेंशियल हो गया 1/x, और जब 1/x कहीं लिखा है dx, ये आ जाता है log। अच्छा, इसमें क्या होता है
कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि ये जो 1/x है ना, 1/x, इसको वो ऐसे इंटीग्रेट करने का प्रयास करते हैं, x का पावर -1 dx। तो ऐसे जब करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, यानी नीचे क्या आ जाएगा, 0। और किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 आप नहीं कर सकते हो ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो नंबर डिफाइन नहीं होगी। तो याद रखिएगा, ऐसा मत करिएगा भूल के भी। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x + c, ये ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज, लास्ट फार्मूला 13th, d/dx a का पावर x log a बेस e, इसका हम डिफरेंशियल चाह रहे हैं। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये log a बेस e तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर रहेगा, log a बेस e। और a टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, इसका डिफरेंशियल होगा a का पावर x log a बेस e। ठीक है, आ रही बात समझ में? कि a का पावर x का डिफरेंशियल हो जाएगा a का पावर x log a बेस e, log a बेस e log a बेस e कैंसिल हो, हाँ, ये log a बेस e log a बेस e कैंसिल हो गया, ये a का पावर x आया। इसका मतलब कि d/dx a का पावर x डिनोमिनेटर में log a बेस e, इसका डिफरेंशियल आया a का पावर x, यानी कि a का पावर x इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। So a का पावर x log a upon log a base e will be एंटी डेरिवेटिव ऑफ a का पावर x। तो आप ऐसे लिखोगे इंटीग्रेशन a का पावर x dx इक्वल टू हो जाएगा a का पावर x बाई log a बेस e प्लस c। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस सर। ये हटा दूं, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। इसके बाद है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिक interpretation of indefinite integral। एक्चुअली जो वो कांस्टेंट ऐड करते हैं ना किसी भी चीज के इंडेफिनिट इंटीग्रल में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे आप एक फंक्शन एज्यूम करिए f(x = 2x), f(x = 2x), ये एक फंक्शन आपने एज्यूम किया। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करें, इस फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो ये ऐसे होगा इंटीग्रेशन f(x dx)। LHS में इंटीग्रेशन किया तो RHS में भी आप इंटीग्रेशन करोगे, RHS में हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x dx प्लस, यहाँ पे कांस्टेंट तो लग ही जाएगा जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, या पहले आप बस इंटीग्रेशन लिखो, जब इंटीग्रेट हो जाए तो फिर कांस्टेंट लिखो। fx का इंटीग्रेशन होगा, तो fx का इंटीग्रेशन हो गया तो मान लीजिए ये बन गया fx, कैपिटल fx। ठीक है, और ये 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2x की पावर 1 है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ जाता है 2, और ये 1 + 1 2 होगा, 2 कैंसिल हो गया, यानी आपको इंटीग्रेट करके fx क्या मिला, fx मिला x² और प्लस c। क्या मिला, x² प्लस c। अब देखिए ये जो fx है यही y होता है। ये क्या होता है, आप लोगों को कई बार मैंने दिखाया है फंक्शन में, जो fx होता है उसको हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो ये हो गया y, fx क्या हो गया, y, y इक्वल टू आ गया x² प्लस c।
एक्स स्क्वायर प्लस सी। 11th में जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला पढ़ा है ना। उसमें एक आता है पैराबोला। पैराबोला, हाँ, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? पैराबोला के इक्वेशन में मेन चीज ये होती है कि उसमें x अगर क्वाड्रेटिक है तो y लीनियर होगा, और अगर y क्वाड्रेटिक है तो x लीनियर होगा। तो ये एक्स स्क्वायर इसका क्वाड्रेटिक है, माने x क्वाड्रेटिक है, और y क्या है? लीनियर है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इसमें जो पैराबोला होगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे। ये ओरिजिन हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ये जो इक्वेशन है ना, इन पैराबोला को बताएगा। कौन से? जो y एक्सिस का सिमेट्रिक है। आप लोग ध्यान होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला ऐसा बनाए होंगे आप लोग, ऐसे। और जब ये -4ax हो जाता है तो ये ऐसे। और जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है तो ऐसे, और जब माइनस होता है तो ऐसे। पढ़ा है ना? तो ये जो इक्वेशन है ये इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर है और y लीनियर है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इस टाइप का है। तो इसका पैराबोला ऊपर की ओर बनेगा। अब मैं इतने सारे पैराबोला क्यों बनाया हूं? मैं इसलिए बनाया हूं कि ये जो आपका इक्वेशन मिला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें जो c है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन से पैराबोला की बात की जाती है। अगर हम ऐसे ही लिख दे ना, जैसे हमने इसे इंटीग्रेट करके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दिया, तो इट विल रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का पूरा फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, और उस फैमिली के किस मेंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? ये c बताएगा। अगर हम लिखेंगे c इक्वल टू 0, तो जानते हो तब कौन सा पैराबोला होगा? तब वो पैराबोला होगा जो ओरिजिन से जाएगा। ठीक है? अगर हम लिख दें c इक्वल टू +2, तो इसका मतलब ये वो पैराबोला होगा जो ओरिजिन से ऊपर की ओर जाएगा। अगर हम लिख दें c इक्वल टू -2, इसका मतलब ये वो पैराबोला है जो ओरिजिन के नीचे जाएगा। तो c जो है ना, वो एक फैमिली को जनरलाइज करता है, ये बता देता है कि इट इज द इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ पैराबोला। ये एक ही फैमिली के हैं, जो c को अलग अलग वैल्यू देके इनके अलग अलग मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब c 0 रखोगे तो वो पैराबोला ओरिजिन से जाएगा, c निगेटिव रखोगे तो ओरिजिन से नीचे जाएगा, c पॉजिटिव रखोगे तो ओरिजिन से ऊपर जाएगा। ये सभी सेम फैमिली के हैं। ठीक है? अच्छा, एक और बात, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं। कहने का मतलब कि अगर एक को नीचे शिफ्ट करो ना, जैसे ये ऊपर वाला है, इसे नीचे शिफ्ट करो तो ये नीचे वाले से एकदम कोइंसाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है? अब ये कैसे हम कह सकते हैं? ये सब बिल्कुल पैरेलल है। इसका भी एक तरीका है। पहले तो ये जान लीजिए, जब भी आप किसी फंक्शन का इनडेफिनिट, यहां पे जो हमने कंक्लूड किया उसे बता रहा हूं, जब भी आप किसी फंक्शन को इनडेफिनिट इंटीग्रल से पाते हो ना, यानी इनडेफिनिट इंटीग्रल करने पे कोई फंक्शन मिलता है, तो वो एक कर्व की फैमिली को बताता है। वो कर्व सर्कल हो सकता है, वो कर्व पैराबोला हो सकता है, वो कर्व हाइपरबोला हो सकता है, वो कर्व इलिप्स हो सकता है। यहाँ पे आपको पैराबोला मिला है, उसमें जो ये जो कांस्टेंट आप जोड़ते हो, उस कांस्टेंट को बदल के उस फैमिली के मेंबर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हो कि ये कौन से मेंबर की बात की जाती है। जब आप ये c को एक वैल्यू दे देते हो ना, तो फिर ये इनडेफिनिट नहीं, ये क्या बन जाता है? डेफिनिट इंटीग्रल बन जाता है, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है वो किस मेंबर को बता रहा है। आप समझ रहे हो ना इस बात को? मैंने कहा ये एक ही फैमिली के हैं, और फिर मैंने कहा ये एक दूसरे के पैरेलल है। मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। कैसे मैं कह सकता हूं कि ये पैरेलल? अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास 2-3 कर्व है। ठीक है? जैसे यहाँ पे मैंने 4 कर्व बनाया है। मैं इसे प्रूव करना चाहूं कि ये सभी पैरेलल हैं, और स्लोप से करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। आप क्या कर दो?
टेंजेंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर उस टेंजेंट का स्लोप पैरेलल है तो इसका मतलब ये भी पैरेलल। जैसे ये पॉइंट है, हमने ये पॉइंट डिसाइड कर लिया, इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर ये टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे तो इसका मतलब कि ये भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप बराबर तो ये पैरेलल। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे? टेंजेंट का स्लोप निकालोगे इसे डिफरेंशिएट करके। आप इसे डिफरेंशिएट कर दो, आप कर दो dy बाई dx। dy बाई dx करोगे तो कितना आएगा करण? एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफरेंशियल कितना होगा करण? अक्षित कितना होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी का डिफरेंशियल दोनों नहीं बोलेंगे, बताओ। हाँ 2x प्लस सी का तो डिफरेंशियल 0 होता है ना। यस सर। हाँ, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। अब हमने ये एक पॉइंट लिया है a डिस्टेंस पे, तो अगर हम इसे dy बाई dx एट x इक्वल टू a निकालें तो x की जगह a रख देंगे, ये क्या आ जाएगा? 2a। क्या आ जाएगा? 2a। यानी कि इस a पॉइंट पे, ये जो हमने एक डॉटेड लाइन ली है, a पॉइंट पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया x इक्वल टू a। यहाँ पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें, सबका स्लोप कितना आ रहा है? सबका स्लोप आ रहा है 2a। dy बाई dx टेंजेंट का स्लोप ही बताता है ना। तो जब एक स्पेसिफिक पॉइंट x इक्वल टू a पे इनका टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं तो ऑल आर सेम, दैट इज दीज पैराबोलाज आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी ये एक ही फैमिली के हैं। यानी इस पूरी कहानी में मैं ये बताना चाह रहा था कि जब आप किसी फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रल निकालते हो ना, तो आप एक कर्व की फैमिली को निकालते हो। ठीक है, और उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो उन मेंबर्स को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, और इसका जो भी है ना रिकॉर्डिंग, मैं आप लोगों को अपना वो शेयर कर दूंगा, कहाँ पे ये सेव होगा। ठीक है, आप उसमें से देख सकते हो अगर किसी का छूटा है तो। ठीक है जी। यस। नहीं, ये सब में लगेंगे, बस ये है, इंडेफिनिट और डेफिनिट के अलग अलग फार्मूले नहीं है, बस डेफिनिट का प्रोसेस